हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकर्स अप में, जहां आपको जानकारी मिलती है बैंक से संबंधित कार्यों की। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक की। फ्रेंड्स, पब्लिक सेक्टर बैंक को लेकर कई चर्चाएं चल रही हैं। पहले मर्जर हुए, अब प्राइवेटाइजेशन को लेकर के बात चल रही है, जिनमें 6 जो बड़े बैंक हैं पब्लिक सेक्टर बैंकों के, यानी बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक। इन बैंकों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि प्राइवेट होना है। कई मीडिया रिपोर्ट द्वारा इसे बताया गया है। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट द्वारा यह कहा गया है कि 4 बैंकें मैक्सिमम रखी जाएंगी आत्मनिर्भर योजना के तहत स्ट्रेटजिक सेक्टर में। फ्रेंड्स, बैंकों को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्ट्रेटजिक सेक्टर में डाला गया और यह कोशिश की गई है कि 4 बैंकें अंडर में रहें गवर्नमेंट के। फ्रेंड्स, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली भी यह अनाउंस कर दिया है कि वह अपने स्टेक जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में सेल करने वाली हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों इस रिपोर्ट में कि 23 PSU बिकेंगी, यानी जब सही समय आएगा। इट मीन्स कि अभी फ्रेंड्स इकोनॉमी डाउन है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट अगर सेल करती है अपने अंडरटेकिंग्स को, तो ऐसे में उसे जो सही अकाउंट है या सही पैसा है वह नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, बैंकों को लेकर यह एक शुरुआत है। ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन इन 6 बैंकों को लेकर रुक जाए। पॉसिबली यह हो सकता है कि भविष्य में, यानी 4-5 सालों में हो सकता है कि जो बाकी के बचे हुए बैंक हैं उन्हें भी मर्ज कर सिर्फ सिंगल बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंतर्गत रखा जाए, और जो नए बैंक बनाए जाए, जैसे कि इंडियन डाक बैंक बनाने की बात चल रही है, तो हो सकता है कि उसे रखा जाए और बाकी जो बैंकें हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स उन्हें ख़त्म कर दिया जाए या उन्हें प्राइवेट कर दिया जाए। फ्रेंड्स, शुरुआत IDBI से प्राइवेट होने की हुई थी और अब जो है इन 6 बैंकों का नंबर है। दोस्तों, बैंक वैसे भी प्राइवेट जैसे ही वर्क करते हैं। हाँ, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का एक फ़ायदा है कि वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है। अगर प्राइवेट होती हैं तो ऐसे में जॉब सिक्योरिटी को खतरा पड़ सकता है, किंतु हाँ, अगर वर्क कल्चर में देखें तो बैंकों का वर्क प्राइवेट जैसा ही हो चुका है। फ्रेंड्स, आप इस मीडिया रिपोर्ट में देख सकते हैं कि यहाँ होल्ड 26% इन PSPs, गिव लॉन्गर टेन्योर टू CEOs। यह RBI का कहना है कि 26% स्टेक जो है वह गवर्नमेंट रखे। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जब 50% से ज़्यादा किसी का स्टेक होता है तो उसका मालिकाना हक होता है। वहीं अगर 26% अपना स्टेक रखती है गवर्नमेंट बैंकों में, तो वह मालिकाना हक खो देगी और ऐसे में मैनेजमेंट पूरी तरह से बदल जाएगा। फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट और मैनेजमेंट के कारण कहीं ना कहीं बैंकों की आज ये हालत हुई है। NPA जितना बढ़ा है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि अभी 2 दिनों में विरल आचार्य और जो उर्जित पटेल, जो कि पूर्व RBI गवर्नर थे, उन्होंने भी आकर ओपनली यह बात कही है कि कहीं ना कहीं बैंक करप्सी कोड जो RBI लाना चाहती थी उसे गवर्नमेंट द्वारा कमज़ोर किया गया है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार जब लोन देने की बारी होती है तो इसमें कई बार ऊपरी हस्तक्षेप यानी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के कारण उन लोगों को या उन कॉर्पोरेट बॉडीज़ को लोन दे दिया जाता है जो इसे वास्तव में चुका नहीं सकते हैं। जैसे कि आप विजय माल्या को देख सकते हैं, वह राज्यसभा सांसद थे और ऐसे में उनके लिए लोन प्राप्त करना किसी बैंकों से यह काफ़ी आसान था। तो ऐसे केस में फ्रेंड्स, वह उस माल की या उस पैसे की रिकवरी नहीं हो पाती है और यह लोन जो है वह हम गरीब या फिर जो देश की आम जनता है उनके टैक्स के पैसों से या उनके पैसों को विजय माल्या जैसे लोगों या नीरव मोदी जैसे लोगों पर दे दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इन सब कारणों को लेकर के NPA कहीं ज़्यादा बढ़ा है। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यह टारगेट है कि वह सरकारी संस्थानों को डिसइन्वेस्टमेंट करके 2,10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करे। उनमें से जो बैंकों पर यानी FIs पर जो टारगेट है वह 90,000 करोड़ रुपए का है। फ्रेंड्स, यह रिकमेंडेशन जो कि नीति आयोग द्वारा प्रोवाइड किया गया है PMO और फाइनेंस मिनिस्ट्री को, इसमें यह कहा गया है कि रिसेंटली 3 बैंकों पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एवं बैंक ऑफ महाराष्ट्र को प्राइवेटाइज किया जाए, और इसके लिए यानी इन तीनों बैंकों को प्राइवेट करने के लिए जो बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र एक्ट है उसे अमेंड करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसमें एक भी बात यह भी कही गई है कि डाक बैंक बनाया जाए, यानी जो भी पोस्ट ऑफिसेज हैं उन्हें मर्ज कर दिया जाए रूरल बैंक के साथ, यानी रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक। और फ्रेंड्स, देश में 45 रीजनल रूरल बैंक हैं, उन्हें और इंडिया पोस्ट को, इन दोनों को मर्ज करके एक पब्लिक सेक्टर बैंक बनाया जाए
और जो भी रूरल में सुविधाएं होंगी इनसे संबंधित वह इन्हें दिया जाए। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि पब्लिक सेक्टर बैंकिंग जब नेशनलाइज्ड हुई थी तो इसका एक मेन मोटो था सोशलिज्म को बढ़ावा देना, यानी जो बैंकिंग की सुविधा है वह गांवों तक पहुंचाना, वह गरीब जो गांवों में रहते हैं या जो छोटे छोटे शहरों में रहते हैं उन तक पहुंचाना। उसमें कहीं ना कहीं 1991 तक इन बैंकों ने काफ़ी बड़ा सहयोग दिया है और उसके बाद भी काफ़ी सहयोग दिया है। आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि जो रिक्शा या ऑटो जो चलता है छोटे छोटे गांवों में या शहरों में, उनमें हाइपोथिकेटेड बाय सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक या बैंक ऑफ इंडिया, यानी पब्लिक सेक्टर बैंकिंग, उन्होंने काफ़ी बड़े स्तर पर वहाँ पे सहयोग दिया। फ्रेंड्स, वही काम जो है अब इंडिया डाक बैंक को प्रोवाइड किया जाना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। फ्रेंड्स, इंडिया पोस्ट ऑफिस यह सरकारी है और वहीं अगर आप आरआरबीज को देखें तो इसमें स्टेक होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50%, वहीं जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जो जिसने इन्हें एक्वायर किया है उसका 35% और 15% स्टेट गवर्नमेंट का होता है। अब इसमें यानी कि अगर आरआरबीज ज्वाइन करती हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस को तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सारे स्टेक ले लिए जाएंगे और वह गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। तो ऐसे में फ्रेंड्स यह काफ़ी दिनों, कम से कम अभी 10 से 20 सालों तक तो कम से कम आरआरबीज इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर रहेगी और यह एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी जॉब को लेकर और बाकी सबों को लेकर। साथ ही IIFCL एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाने की बात कही गई है इसमें, और NBFCs को ज़्यादा पार्टिसिपेशन के लिए कहा गया है। वहीं जो अकाउंटेबिलिटी एवं ट्रांसपेरेंसी एक्ट जो है, जो कि CAG द्वारा रिकमेंड किया गया है, उसे भी इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया है, यानी कि जो ऑडिट होगा वह अब तक RBI करती थी वह CAG के द्वारा कराई जाए, तो इस तरह की बात कही जा रही है। तो फ्रेंड्स, यह नीति आयोग का रिकमेंडेशन है, तो आशा करता हूँ कि आज आपको कुछ जानकारी मिली होगी। शुक्रिया फ्रेंड्स। अब इस 10 को आप इस प्रकार मान लें कि इसमें से 10 रुपये आपके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट हो जाएंगे, 10 रुपये मिड टर्म के लिए और 10 जो है वह शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि लिक्विडिटी के अनुसार जब भी आपको ज़रूरत पड़े, करंट सिचुएशन आ जाए कुछ ऐसा सिचुएशन, तो आप पैसे निकाल सकें, तो इस प्रकार से इन्वेस्ट करें। अब फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म के लिए आपको हो जाता है PPF सुकन्या। यह जो स्कीम्स है यह 15 साल के लिए हैं, 14 साल के लिए हैं, तो यानी कि यह लंबे टर्म के लिए हैं। तो फ्रेंड्स, जो आप 10 रुपये इन्वेस्ट करें वो आप इन अकाउंट्स में करें। इसके अलावा जो अगला 10 रुपये है उसे आप कोशिश करें कि आप जो मिड टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया या फिर गोल्ड बॉन्ड हो गया, आप उसमें इन्वेस्ट करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप 10 रुपये खर्च करते हैं तो ज़रूरी है कि इसमें आप कम से कम 2 से 3 रुपये आप गोल्ड में डालें और बाकी जो है आप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। फ्रेंड्स, गोल्ड बॉन्ड खरीदना एक बेटर स्कीम है रदर देन कि आप गोल्ड का कोई नेकलेस खरीदें या ज्वेलरी खरीदें, क्योंकि फ्रेंड्स गोल्ड जो है वो आपको चोरी हो सकती है।